साथ आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम आज जम्मू और राजस्थान में करेंगे रैली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम की जनसभा, राजस्थान के बाड़मेर में रैली को संबोधित करेंगे। शाम को दौसा में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 पार के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर और राजस्थान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर जाएंगे, जहां वो एक जनसभा करेंगे। पीएम मोदी की उधमपुर में रैली को लेकर पूरी तैयारी की गई है। उधमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है। पीएम को सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 साल में अद्भुत काम हुए हैं। पूर्ण उत्साह है और बड़ी भारी मात्रा में, बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मोदी जी के दर्शन करने के अभिलाषी हैं। उनकी बात सुनने को व्याकुल हैं। विशेषकर नारी शक्ति को देखकर एक अद्भुत उत्साह है जो शायद पहले बहुत अधिक देखने को कभी अक्सर नहीं मिला। और आम जनमानस इस समय मोदी जी 400 पार का आह्वान करके निकल पड़ा है चुनावी मैदान। जिस प्रकार के अद्भुत कार्य होते रहे हैं पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है लोग आश्वस्त हैं। बीजेपी ने उधमपुर संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार जितेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। जितेंद्र सिंह 2 बार लगातार यहां से जीतते आए हैं। पीएम मोदी उधमपुर के बाद राजस्थान जाएंगे। पीएम मोदी सबसे पहले 2:15 पर बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। बाड़मेर के बाद प्रधानमंत्री मोदी दौसा जाएंगे, जहां 4:45 पर कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में रोड शो करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दौसा रोड शो को लेकर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं अमित शाह आज 2 राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पहले यूपी के मुरादाबाद जाएंगे और उसके बाद 2 दिन के दौरे पर तमिलनाडु पहुंचेंगे। अमित शाह का आज क्या चुनावी कार्यक्रम है, आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने प्रचार की रफ्तार बढ़ा दी है। पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शाह आज कई जनसभा को संबोधित करेंगे। वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जाएंगे, जहां बुधवार के मंच से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करेंगे। तमिलनाडु चुनावी पारा चरम पर है। यहाँ 39 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव है। ऐसे में बीजेपी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार तेज कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचेंगे। तमिलनाडु में अमित शाह 4 रोड शो करेंगे। आज शाम मदुरई में रामा श्रीनिवास के समर्थन में पहला रोड शो करेंगे। उसके बाद शाह एक सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा करेंगे। सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके सहयोगियों ने 2019 के चुनावों में 39 में से 38 सीटें जीती थी। बीजेपी को इस बार तमिलनाडु में कमल खिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि बीजेपी तमिलनाडु में कितना कमाल कर पाती है। और इससे पहले कल अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ में गरजे। अमित शाह ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को एक दिशाहीन ऑटो रिक्शा बताया। शाह ने कहा कि 3 आधी पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र का भला नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव जनसभा में विपक्ष को लेकर कहा कि महाविकास अघाड़ी नकली शिवसेना, नकली एनसीपी और आधी बची कांग्रेस से मिलकर बना है। यहाँ पर महाराष्ट्र में 3 पार्टियां इकट्ठा हुई है। एक नकली शिवसेना, एक नकली राष्ट्रवादी और एक आधी बची हुई कांग्रेस पार्टी। ये 3 आधे मिलकर महाराष्ट्र का भला कर सकते हैं क्या? और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, तमिलनाडु के दौरे पर आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। कोयंबटूर में आज विपक्षी गठबंधन की रैली है। सीएम स्टालिन के साथ मंच को साझा करेंगे राहुल गांधी। तमिलनाडु की 39 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है। कोयंबटूर से तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रचार अभियान तेज हो गया। मिशन दक्षिण के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु जा रहे हैं, जहां वो 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी तिरुनेलवेली में दोपहर 3 बजे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को कोयंबटूर में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगे। राहुल गांधी इस रैली में डीएमके नेता और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ मंच साझा करेंगे। कोयंबटूर सीट बीजेपी और इंडिया गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को चुनाव मैदान में उतारा है। अन्नामलाई धुआंधार प्रचार कर रहे हैं।
देर रात उन्होंने कोयम्बटूर में रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। रोड शो के दौरान अन्नामलाई ने ढोल भी बजाया। वहीं अन्नामलाई के समर्थन में प्रचार करने आए टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने कहा है कि अन्नामलाई एक युवा है और यहाँ की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। Annamalai is a youngster. It is quite clear that he is committed to people's views. I mean, he's done a Padayatra. He understands people's problems really well, and he's taken a tough seat to now contest. So I'm pretty certain that he's going to win in this election. It's very clear that being a youngster, and he left his government job, an IPS job, to come and serve the people of Tamil Nadu. I'm sure that people of Tamil Nadu will reciprocate in the same vigor. और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। पहले मध्य प्रदेश जाएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र के गोदिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण में मतदान वाली सीटों पर सियासी दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। स्टार प्रचारक लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। जेपी नड्डा सबसे पहले मध्य प्रदेश जाएंगे। नड्डा आज दोपहर 11 बजे सीधी के बहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में जनसभा करेंगे। छिंदवाड़ा के बाद जेपी नड्डा शाम 4:50 पर महाराष्ट्र के गोंदिया में रैली करेंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमें विश्वास है कि छिंदवाड़ा के लोग बीजेपी को आशीर्वाद देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, 16 तारीख को हमारे गृह मंत्री भी आ रहे हैं, उनका रोड शो होगा और निश्चित रूप से हमारे दोनों ही नेता बहुत प्रभावशाली है। जनता उनको सुनना चाहती है। कल भी हमें लगता है कि हजारों की संख्या में नड्डा जी को लोग सुनने आएंगे और अमित शाह जी के रोड शो में भी काफी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। मुंबई में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर जो बात है वो हो चुकी है, बात बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस का संकट बरकरार है। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के खाते में आई है, लेकिन यहां पर पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता विनोद घोसालकर को प्रस्ताव दिया कि वो कांग्रेस के चुनाव निशान पर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन घोसालकर ने खुद को शिवसैनिक बताते हुए इनकार कर दिया। बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार साजिश कर कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर के ये साजिश की है, सामने अब आ रहा है। रहा सवाल समूचे महाराष्ट्र का, तो समूचे महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास कौन नेता बचा? लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के प्रधानमंत्री पर दिए बयान को लेकर हंगामा मचा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अब आरजेडी की ओर से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने मोर्चा संभाल लिया है। मीसा भारती ने पीएम मोदी को भी चुनौती दे दी है। मीसा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम से लेकर बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो जेल जाएंगे। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती के इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ने जवाब देने में देर नहीं की। बीजेपी ने उनके बयान को हार की हताशा बताया। मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है। ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं? जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शना है क्या? माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी यादव से लेकर करके राबड़ी देवी तक की पेशी हो रही है, तो अपने से जानिए पराया का हाल। इसलिए यह जरूर है कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करना, भ्रष्टाचार पर मुकम्मल प्रहार करना, ये तो एनडीए की रणनीति है। इधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन जेल का जवाब वोट से की शुरुआत कर रखी है। घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के नेता लोगों से वोट मांग रहे। दिल्ली सरकार मंत्री और
आप नेता आतिशी क्या बोल रही है इस कैंपेन को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। करने की जरूरत होती है। क्या कोशिश कर रहे हैं इनको बताने की? देखिए, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब दिल्ली वालों को पता है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश है, ये अरविंद केजरीवाल को लोकसभा कैंपेन में प्रचार करने से रोकने की कोशिश है। लेकिन दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, उनके लिए वो अपना बेटा है, अपना भाई है। तो इस बार दिल्ली वालों का जो गुस्सा है उनकी गिरफ्तारी पर, वो चुनाव के दिन निकलेगा, ईवीएम पर निकलेगा। इस जेल का जवाब दिल्ली वाले वोट से देंगे। तो आपके एक साथी हैं राजकुमार, उन्होंने कल पार्टी छोड़ दी, बड़े गंभीर आरोप लगा दिए भ्रष्टाचार के, क्या मानेंगी, वजह क्या रही होगी? देखिए, सब जानते हैं वजह क्या है। 23 नवंबर को उनके यहाँ पे रेड हुई, 23 घंटे से ज़्यादा उनकी, जो उनके घर नवंबर में रेड हुई थी वो 23 घंटे से ज़्यादा चली। तो ईडी का दबाव था, ये बिल्कुल साफ है। अब हर आम आदमी संजय सिंह नहीं हो सकता, हर आदमी मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर आदमी सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता। तो बेचारे दब गए, परेशान हो गए, निकल गए। और अब आपको सुनाते टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान के विवादित बोल। एक जनसभा में दीदी के विधायक ने विरोधियों को क्या धमकी दी, सुनिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की चोपड़ा सीट से टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान ने विवादित बयान दिया है। हमीदुर रहमान ने धमकी देते हुए कहा कि मैं बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के लोगों को बताना चाहता हूं कि सेंट्रल फोर्स 26 तारीख तक ही राज्य में है, उसके बाद उन्हें हमारी ही फोर्स के साथ रहना है। अगर बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम के लोगों ने कुछ किया तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि अपना मूल्यवान वोट बर्बाद ना करें और केस दर्ज कराने भी ना जाएं। वहीं बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी को पप्पू यादव ने राजनीतिक साजिश बताया। पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय पर अचानक पुलिस आ धमकी। कार्यालय के कार्यकर्ता हैरान हो गए। पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो प्रचार को बैनर, पोस्टर और डीजे से सजा रहे थे, जिनका उन्होंने प्रशासन से आदेश भी लिया। बावजूद इसके पुलिस 4 गाड़ियों को थाने ले जाना चाह रही थी। आनन फानन में पप्पू यादव को कार्यकर्ताओं ने फोन किया, जिसके बाद पप्पू यादव आए और अधिकारियों से कारण पूछा। आप यहाँ कैसे जांच किया था? आरोप कुछ नहीं, आरोप क्या, गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है। पप्पू यादव ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। डरने वाला तो हूँ नहीं ना, 2 ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत। पप्पू ने कहा कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। अगर उनके साथ कुछ होता है तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हाउस गार्ड था, पटना में है, यहाँ कई बार का वाई सैनिक का सुरक्षा गार्ड है, और उसके बाद अभी तक नहीं देना। तो मैंने लिख दिया है चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। उन्हें लगातार प्रशासन की तरफ से तंग किया जा रहा है। पुलिसिया कार्रवाई से पप्पू आहत नजर आए। तक मैं चुनाव आयोग के कानून की बात तो मानूंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू। और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी मिशन 400 में जुटी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का भी मिशन 400 है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा दिग्विजय सिंह ने मिशन 400। दिग्विजय सिंह का मिशन 400 ईवीएम से चुनाव के विरोध पर टिका है। कहा जा रहा है कि इस मिशन के जरिए वो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से राजगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव करवाने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि नियम के अनुसार अगर 384 उम्मीदवार एक सीट पर हो जाते हैं तो फिर चुनाव बैलेट पेपर से होगा। दिग्विजय सिंह के आह्वान पर कार्यकर्ता भी नामांकन के लिए मुहूर्त के इंतजार में है। राजे साहब को हमें जिताना है, इसलिए हम सभी कार्यकर्ता 400 से ऊपर फार्म भरने जा रहे हैं। बहुत जल्दी अच्छा मुहूर्त देखकर हम इसको फार्म भरेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के मिशन 400 को चुनाव से पहले ही हार की हताशा करार दिया है। ये पराजय स्वीकार करना है। वो जानते हैं कि वो जीत ही नहीं सकते, इसलिए हार की पूर्व भूमिका बनाएं, ईवीएम के मत्थे दोष मढ़ दें, और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इतने फार्म भरवा दो, इतना फलाना कर दो। ये तो सुनिश्चित हो चुका है, उनके अंतर्मन में भी ये बात बैठी कि वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं।
और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत किया और इस दौरान वो भजन गाते हुए भी नजर आए। आप देखिए। चुनावी सभा के दौरान शिवराज सिंह चौहान भजन सुनते ही खुद को रोक नहीं पाए और माता रानी के भजन में गायक के साथ सुर मिलाए। इस दौरान शिवराज सिंह ने कन्या पूजन भी किया। चुनाव प्रचार के दौरान सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल से जून महीने के दौरान गर्मी से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। पीएम ने केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर तालमेल बिठाकर एक्शन प्लान के निर्देश दिए। चुनावी व्यस्तता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्मी के मौसम की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि आवश्यक दवाओं, आइस पैक, ORS और पीने के पानी के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान लू की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। दरअसल इस साल देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान की आशंका जताई जा रही है। खासतौर पर मध्य भारत और पश्चिमी प्रायद्वीप भारत में गर्मी प्रचंड होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अप्रैल और जून के बीच तापमान सामान्य से 2 गुना या उससे भी ज्यादा रह सकता है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश को लू के थपेड़े ज्यादा सहने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और चीन से सीमा विवाद पर क्या कहा, रिपोर्ट आप देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान और चीन को लेकर लगातार हमलावर हैं। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने के लिए मदद की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर काबू नहीं कर पा रहा है तो हम आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए मदद देने को तैयार हैं। पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके हमारा था और रहेगा। पीओके हमारा था, है और पीओके हमारा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। जिंदगी में दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलते। चीन को करारा जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में भारत के 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन इतना मैं विश्वास देशवासियों को दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी की नेतृत्व की गवर्नमेंट के रहते हुए 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता और 1 इंच भी जमीन अपनी जाने नहीं देंगे। पुराना किस्सा याद कर राजनाथ सिंह भावुक हो गए। इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद थे, तब उनकी बीमार मां का हॉस्पिटल में निधन हो गया था। उस समय उन्हें पेरोल नहीं मिली। और अब भारतीय सेना के पराक्रम की बात करते हैं। सिक्किम में भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया। हजारों फीट की ऊंचाई पर सेना के जवानों ने युद्धाभ्यास किया। भारतीय सेना चीन से सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना के शूरवीरों ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर अपने शौर्य का परिचय देते हुए बता दिया कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सेना की त्रिशक्ति कोर ने इतनी ऊंचाई से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM दागने का अभ्यास किया। इस ट्रेनिंग के दौरान सेना की ईस्टर्न कमांड की इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। ATGM टुकड़ियों ने बख्तरबंद खतरों को बेअसर करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस विध्वंसक अभ्यास से भविष्य में दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र के ऑपरेशन करने में सफलता मिलेगी। अभ्यास को एक मिसाइल एक टैंक नाम दिया गया है। ऐसे में अभ्यास से सेना का मनोबल और बढ़ेगा। सेना के जवान हर परिस्थिति में दुश्मन से निपटने में कामयाब होंगे।
और अब वक्त है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग में पहली खबर की शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से आए खतरनाक स्टंट के इस वीडियो के द्वारा। जी हां, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्टंट का लाइव वीडियो सामने आया है। खतरनाक स्टंट करते दिखे दो युवक और उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। जान जोखिम में डालकर कार के शीशे से निकलकर यह स्टंट किया और उसकी तस्वीरें भी सामने आई। लापरवाही की हदें पार करते ये दो युवक नजर आए जिन्होंने कार के शीशे को खोला और फिर उसके गेट पर बैठकर ये पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो एक्सप्रेसवे पर यह स्टंट किया गया। हालांकि प्रशासन ने, पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। हो सकता है कि इन युवकों पर यह कार्रवाई हो जाए। तो ग्रेटर नोएडा में खतरनाक स्टंट किया गया एक्सप्रेसवे पर और उसकी ये तस्वीरें आप देखिए। दोनों युवक आपको नजर आ रहे होंगे किस तरह से विंडो पर बैठे हुए नजर आ रहे, जान जोखिम में डालकर यह खतरनाक स्टंट किया। शीशों से निकलकर यह स्टंट किया है। किसी की जान को भी खतरा हो सकता है, न सिर्फ इनकी बल्कि जो लोग सड़क पे चल रहे हैं जो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है इस तरह के नियमों के उल्लंघन से, इस तरह के खतरनाक स्टंट की वजह से। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। जयपुर में बदमाशों से भिड़ी महिला, बदमाशों ने की चेन तोड़ने की कोशिश, विरोध किया तो गुलेल से किया हमला। फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बदमाशों का बावरिया गिरोह से होने का अंदेशा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस गिरोह के लोगों ने लूटने की कोशिश की है। देखिए चेन स्नैचिंग की कोशिश की गई और महिला ने जब विरोध किया तो हमला भी किया। गुलेल से देखिए हमला करते नजर आ रहे हैं। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग असम में तेंदुए की तस्वीर है। असम में के सोनितपुर में तेंदुए से हड़कंप मच गया। रास्ते में पुल के नीचे बैठा दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने घंटों तक रेस्क्यू अभियान चलाया और उसके बाद इस तेंदुए को नियंत्रित किया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। एमपी से, एमपी के देवास की बस्ती में लगी आग। आधा दर्जन झुग्गियां आग की चपेट में आई। लोगों का सामान स्वाहा, अफरा तफरी मची। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग इटली से। इटली कोस्ट गार्ड का लाइव ऑपरेशन सामने आया। तूफान के बीच फंसी नाव का रेस्क्यू किया। 22 प्रवासियों को बचाया। 9 शव बरामद। और इस वक्त की छठी वीडियो ब्रेकिंग आइसलैंड से, जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट की ड्रोन तस्वीर सामने आई। अंगारों के बीच से कैमरे की तस्वीर लाइव कैप्चर हुई है। तस्वीर आप देखिए आइसलैंड की। और अब सातवीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से, जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में लगी है। आप देखिए कैसे रिहायशी इलाके, तमाम जो इलाके हैं पेंसिल्वेनिया के, वो पानी में डूबे हुए हैं और लगातार यहां पर लोगों को बचाने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस में बाढ़ से मची तबाही। रूस के ऑर्स्क में बांध टूटने के बाद हाहाकार मच गया। यह तस्वीर आप देखिए। 2500 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। चारों ओर दिखा पानी ही पानी। और अब 9वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने रूस के कुर्गान से है, जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई है। तट से सटे कई गांव में पानी घुस गया है। सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं। तो रूस के कई इलाकों का यह हाल है। बाढ़ की चपेट में है कई इलाके। एरियल व्यू इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। ग्रामीण यूटा बांध में 60 फुट की दरार आ गई है। बांध में दरार से खतरे में है इलाके के लोग। बर्फ की चादर से बहने लगा पानी। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रामीण यूटा बांध में 60 फुट की दरार और इसके बाद के क्या हालात वहां पर बन चुके हैं।
और अब देखिए 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में बोरिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सैंटियागो में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। वीडियो ब्रेकिंग। यूरोपीय संघ की संसद में सांसदों ने जाहिर की खुशी। संसद ने सख्त प्रवासन नियमों को दी मंजूरी। बिना दस्तावेजों की यूरोप में नहीं होगी एंट्री। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन के वॉर जोन से यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला। रूसी 152 mm स्वचालित हथियार तबाह। हमले में भारी नुकसान की खबर। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। जंग में यूक्रेनी सेना अलर्ट मोड में। रूसी सेना पर हेलीकॉप्टर Mi-24 से हमले की तैयारी। रूस के कई ठिकानों में तबाही की तैयारी। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स ने मचाई तबाही। रूसी हथियारों को बना टारगेट। T-90M टैंक को किया पूरी तरह से नष्ट। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन की सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड ने मचाई तबाही। यूक्रेनी सैनिकों ने अवदिव्का रीजन में मचाया हाहाकार। रूसी मालवाहक और यात्री गाड़ियों को पहुंचाया है नुकसान। और अब 17वीं वीडियो ब्रेकिंग। ज़ापोरिज़िया से, जहां पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना का हमला हुआ। यूक्रेनी सेना की टोली पर प्रहार किया गया। और 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का हवाई हमला। रूसी सेना की तैनात टुकड़ी को बनाया टारगेट। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। बैटलफील्ड में रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला। यूक्रेनी सेना ने रूसी हथियारों के जखीरे को तबाह किया। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले में रूसी मिलिट्री ट्रक तबाह हो गया।